हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही लेवल पे जो एक वैकेंसी इशू की गई हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेसर के लिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, और देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफेसर्स के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में 2 वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है। एनर्जी मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, फिलॉसफी एंड कल्चर, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब में 1-1 वैकेंसी है। सो प्रोफेसर का लेवल भी थोड़ा हाई होता है तो वैकेंसीज भी बड़ी कम क्वांटिटी में होती हैं। सो ये था हमारा प्रोफेसर्स के लिए। यहाँ पे लेवल 14 जो होगा, पे स्केल जो होगा वो 7th पे स्केल पे लेवल 14 होता है प्रोफेसर के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन और बायोटेक्नोलॉजी में 2-2 वैकेंसीज हैं। अगेन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, फिलॉसफी एंड कल्चर 1-1 वैकेंसी है। एंड रेस्ट ऑफ द लाइक आर्किटेक्चर एंड द लैंडस्केप डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब में 2-2 वैकेंसीज हैं। ओके, सो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल है जो एसोसिएट प्रोफेसर्स के। और जो एसोसिएट प्रोफेसर्स का लेवल रहेगा पे स्केल का, दैट विल बी द 13A। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स में 1-1 वैकेंसी है। उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 2-2 वैकेंसीज हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, 3 और 4 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रहेगा लेवल 10 रहेगा 7th पे कमीशन का। ओके, और उसमें क्या होगा, आपको सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। सेकंड, आपको सेमी फर्निश्ड फैकल्टी क्वार्टर्स भी मिलेंगे। आप सबको पता होगा कि ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में है और कटरा का बड़ा ही सुंदर ये जगह पे बनाई गई है, बड़ी मनमोहक जगह है वहाँ। सो वहाँ पे आपको अगर फ्लैट्स मिलते हैं या क्वार्टर्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितना अच्छा सिनेरियो होगा। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो हमें एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर्स और द चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हु आर एलिजिबल फॉर द सेम। ओके, आफ्टर दैट इज regulatory bodies are not important for us. Yes, the important thing that is the minimum qualification and experience. In the minimum qualification and experience में क्या होगा, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट और सिविल इंजीनियरिंग, इन सब की हम बात करें तो रेलिवेंट कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी PhD होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट इज़ फॉर द प्रोफेसर, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, आपके पास एक्सपीरियंस आपका एजुकेशनल भी हो सकता है, टीचिंग का भी हो सकता है, रिसर्च का भी हो सकता है, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इज आपके 10 रिसर्च पेपर्स होनी चाहिए। एटलीस्ट यू हैव द 10 रिसर्च पेपर एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन द इंडेक्स्ड जर्नल्स। ओके, और आपने कम से कम 2 PhD सक्सेसफुली डिफेंड करा चुके हो, यानी कि आप 2 PhDs 2 स्कॉलर्स के सुपरवाइजर रह चुके हो। या तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यू मस्ट हैव द एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव द PhD, यू मस्ट हैव द सुपरवाइजर ऑफ 2 PhD scholars which completed the PhD should be completed of the 2 scholars, then the 10 research papers at the level of the associate professor in indexed journals detailed at the point of 3 of the general term and conditions
गिवन बिलो। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पॉइंट पे वो सब डिटेल्स मेंशन की हुई है। सो ये है हमारा क्राइटेरिया प्रोफेसर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आर्किटेक्चर में किसी ने अप्लाई करना है प्रोफेसर के लिए तो उसके पास आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए। इफ़ यू आर द PhD देन वेल एंड गुड, ओके। 9 ईयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 14 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। दोनों में से कुछ भी हो, अगर 19 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो 14 ईयर्स का होना चाहिए। सो ये था हमारा आर्किटेक्चरल लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए वही सेम आपके पास PhD होनी चाहिए। कम से कम आपका जो टोटल रिसर्च का स्कोर है वो 120 होना चाहिए एज पर द UGC रेगुलेशंस। देन 10 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। सो ये आपका इंग्लिश के लिए और फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स के लिए क्राइटेरिया है। आफ्टर दैट ये हमने अभी तक पढ़ा प्रोफेसर के लिए। अब हम देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। मोस्ट ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम ही क्राइटेरिया रहता है, PhD सब में सेम रहती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर कम हो जाते हैं। उसमें हमारे 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए थे, यहाँ पे हमारे 6 रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड है। वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होना चाहिए था, यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा 8 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस criteria, eligibility criteria of the associate professor and professors, okay। उसके बाद सेम विद आर्किटेक्चर और लैंडस्केप डिज़ाइन में रहेगा और लैंग्वेज में रहेगा वही 55% के साथ आपकी मास्टर्स होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके पास PhD होनी चाहिए, आपका टोटल स्कोर जो रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए एज पर UGC रेगुलेशन 2018, ओके। सो ये था हमारा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलर्स हैं अपनी PhD कंप्लीट करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैंडिडेट या एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो आपके पास MTech की डिग्री होनी चाहिए और PhD डिज़ायरेबल है, ओके। अगर नहीं भी है PhD बट यू हैव द एक्सपीरियंस तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में वही आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की, तो आपके पास 55% के साथ आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, आपके पास UGC नेट होना चाहिए और PhD होनी चाहिए रेगुलर मोड में आपकी, ठीक है। सो ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया। उसके बाद हम देखते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें कुछ दी हुई हैं। यहाँ पे पॉइंट 3 जो आपका होता है रिसर्च के लिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वन इज ओनली पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन इंडेक्स जर्नल ऑफ वेब साइंस एज पर द थॉमसन रिट्रस लिस्ट साइंस साइटेशन, जिसे हम SCI कहते हैं, साइंस साइटेशन इंडेक्स, एक्सपेंडेड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस जर्नल इंडेक्स इन PubMed which covers quality journal in field of biotechnology and medicine, and ABDC category shall be considered as approved by the statutory bodies of the university। मतलब इसमें आपका UGC लिस्टेड को भी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसमें बहुत हाई रैंक जो जर्नल्स होंगे उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके स्कोपस या फिर अमदाल में या आपका ABDC में या SCI में आपका पेपर होना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने ऊपर देखा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अगर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के साथ अगर आप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक API दैट इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का भी आपको पूरा डिटेल्स अटैच करना होगा, जिसमें आपके जितने भी आपने रिसर्च पेपर्स हैं वो रिसर्च पेपर किस में हैं, किस जर्नल में हैं, किस इंडेक्स के अंडर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होगी। आपने PhD में एडमिशन कब लिया था, आपकी PhD कब कंप्लीट हुई, आपको अवार्ड कब की गई, वो सारा डिटेल्स भी आपने मेंशन करनी। मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगी, वो फॉर्म अगर आप
आपको वो सारा फॉर्म डिटेल्स में फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च पेपर है, तो रिसर्च पेपर में आपको वॉल्यूम नंबर क्या था, जर्नल का नेम क्या था, ISBN नंबर क्या था, EI अगर इलेक्ट्रॉनिक ISBN नंबर है तो वो क्या है, पेज नंबर्स कौन से हैं जर्नल के। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आई विल आल्सो शो यू द एप्लीकेशन फॉर्म इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। आफ्टर दैट इज, अगर आपने कोई भी किसी भी आप जर्नल के अगर आप रेफरी हैं तो वो उसकी डिटेल्स आपने अटैच करनी है। ओके, अगर आपने किसी भी इनोवेशन का पेटेंट्स या कॉपीराइट्स आपके पास है, आपने कोई स्पेशल प्राइज या अवार्ड जीता हुआ है तो उसका भी आपने डिटेल्स लिखनी है। आफ्टर दैट, डिटेल्स ऑफ द रिसर्च गाइड, आपका जो गाइड था रिसर्च में, दैट मे बी इन द PhD ऑन द मास्टर्स, ओके, या MPhil में जो भी आपका गाइड था, उस गाइड या सुपरवाइजर की आपने डिटेल मेंशन करनी है विद नेम ऑफ द रिसर्च डिग्री। देन अगर आपने कहीं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई है रिसर्च के एरिया में, अगर आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है तो वो आपने सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। आपने कोई बुक लिखी है या फिर आपका कोई बुक चैप्टर है, वो सब आपने यहाँ पे मेंशन करा। मीन्स टू से ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आफ्टर दैट इज, और मीडियम जो रहेगा इंस्ट्रक्शंस का यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा। ओके, तो आप शायद देख सकते हो कि इनका जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे लेवल की है। उसके बाद अगर आप किसी भी ऑटोनमस बॉडी में या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वे चैनल्स के साथ आना चाहिए। मीन्स टू से यू ऑल्सो हैव द NOC फॉर द सेम। ओके, उसके साथ ही आपको जब भी आप उसमें ज्वाइन करेंगे नई यूनिवर्सिटी में, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगे, तो आपके साथ प्रीवियस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए, रेजिग्नेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। जो सुपर एनुएशन की एज है वो 65 ईयर्स होगी मैक्सिमम। ओके, 65 ईयर्स के बाद आप जॉब नहीं कर सकते। सो दीज आर द सम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यू कैन रीड दैट इन्फॉर्मेशन। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता भी दी हैं आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। यस, वन मोर थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उनको TA पे किया जाएगा। TA किस बेसिस पे पे होगा? सेकेंड AC फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, एंड थर्ड AC फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ट्रेन का जो फेयर होगा वो उनको पे किया जाएगा। उसके बाद जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, DD जो होगा वो 1000 रुपीज़ का होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज fill the application form. Application form duly filled accomplished with self-attested copies of date of birth, means you can attach the 10th DMC or you can attach your birth certificate as well. आपके जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है, आपने BCom किया है, MCom किया है, BA MA जो भी PhD MPhil जो भी आपका नेट का सर्टिफिकेट है वो सब आपने अटैच करनी है। देन आपने जहाँ से भी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर्स आपने अटैच करने हैं। सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प जिस पे आपने रिक्वेस्ट फीस, okay, and API format should be submitted to the office of the registrar Shri Mata Vaishno Devi University Katra, and this is the PIN and Jammu and Kashmir. So आपने पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अटैच करने के बाद, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपने स्पीड पोस्ट करना है और इस एड्रेस पे, द रजिस्ट्रार ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, and it should be reach within the 1 month of the when the vacancies are issued. Okay, so जब भी वैकेंसी इशू है उसके विद इन 1 मंथ में आपने वो सारी डिटेल्स आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। so this is the most important part. उसके बाद और आपका जो एनवल्प होगा, सबसे ऊपर जो एनवल्प होगा उस पर आपने नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया या फिर आपने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, वो पोस्ट को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ऑफ द स्कूल, आपने बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या सिविल इंजीनियरिंग, वो सब चीज़ें आपने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको बता दूंगी, सबसे ऊपर है एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट, ये आपने मेंशन करके एप्लीकेशन फॉर्म के एनवल्प पे ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका पूरा फॉर्म रेडी। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर। यस, दिस इज द, आई थिंक इट इज़ नॉट मेंशन इन दिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इस पे मेंशन नहीं है, बट आप जैसे ही साइट ओपन करोगे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको शो हो जाएगा, और मैं साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, मैं वो फॉर्म और आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो वो फॉर्म है ये वाला फॉर्म। यस, दिस इज द फॉर्म। Yes, this is the form, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। ओके, यहाँ पे आपने ये ऑफिशियल यूज़ के लिए आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं मेंशन करना। आपने फर्स्ट पॉइंट से आपका डिटेल्स फिल करनी स्टार्ट करनी है। आपने जो भी आप फीस पे करेंगे दैट इज़ डीडी नंबर, डेट क्या थी, अमाउंट 1000 रुपीज़ की, कौन से बैंक से, और बैंक के बाद कौन सी ब्रांच से है, वो आपने ब्रांच का नेम भी यहाँ पे मेंशन करना है। राइट साइड में आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, नेम ऑफ द स्कूल विच अप्लाइड, एप्लीकेंट्स, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के लिए अप्लाई किया तो आपका फाइनेंस एरिया स्पेशलाइजेशन में है, या एचआर है, या मार्केटिंग है, या इंटरनेशनल बिजनेस है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन एरिया आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद ये अपने सारी पर्सनल डिटेल्स को डालना है यहाँ पे, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, यू आर हिंदू, यू आर इंडियन और नॉट, जेंडर मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी कैटेगरी, जर्नल, ओबीसी और एसटी एससी, आपने ये सारा। उसके बाद अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 10th 12th बैचलर्स, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, ओके, ये सारे डिटेल्स, नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, मंथ्स एंड ईयर पास, डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सीजीपीए में है तो वो फॉर्मूला भी आपने यहाँ पे डालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, ओके, ये सारा। उसके बाद इंडिकेट स्पेसिफिकली वेदर पीएचडी डिग्री हैज़ बीन अवॉर्डेड। अगर आपको पीएचडी डिग्री अवॉर्ड हो चुकी है तो आपने येस पे टिक करना है। और वेदर द पीएचडी डिग्री वॉज अवॉर्डेड एज पर यूजीसी 2019 और 19। अगर जो आपने अभी रिसेंटली अगर आपने अवॉर्ड हुई है पीएचडी तो वो 19 में आएगी, और अगर आपने 2009 से पहले ली है तो आपने वो भी मेंशन करनी है। उसके बाद आपने एडमिशन कब लिया पीएचडी में, आपको अवॉर्ड कब हुई, आपका नेट है तो वो किस सब्जेक्ट में है, आपका रोल नंबर क्या था, ईयर क्या था, पोजीशन, ये सब चीज़ें मे बी वो वेरिफिकेशन के लिए फिल करवाते हैं। अगर इन केस ऑफ इंजीनियरिंग आपने गेट का एग्ज़ाम पास किया है तो वो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में आपका क्या डेजिग्नेशन था, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है या टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस, आपने वो सारे यहाँ पे मेंशन करना है 16 पॉइंट में। देन नेचर ऑफ टीचिंग, आपने टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो वो यूजी लेवल का पे है, यानी कि आपने बीए, बीकॉम, इन सारी क्लासेस, बीटेक, इन सब क्लासेस को पढ़ाया, या फिर पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, या फिर पोस्ट डॉक लेवल का है, और एनी अदर। सो यू कैन मेंशन योर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द 17 पॉइंट। आफ्टर दैट इज अगर आपके पास पोस्ट डॉक भी है, ओके, तो आप उसका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करोगे। देन टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने मंथ्स का है, कितने डेज का, ये आप यहाँ पे। उसके बाद एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन, नेम ऑफ द एकेडमिक कोर्स, बॉडी, एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन ऑब्टेन। सो अगर आपके पास एकेडमिक में कोई चेंज है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पब्लिकेशंस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसर्च पेपर इन एससीआई, एससीआई, एसएससीआई दैट इज सोशल साइंस, साइटेशन इंडेक्स। सो ये सारे आपने स्कॉपस में है या एबीडीसी में है, ये सब आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ऑथर का नाम क्या है, टाइटल क्या है पेपर का, उसके बाद कौन से जर्नल में है, और प्लेस क्या है पब्लिकेशन का, आपने यूएसए में पब्लिश कराया है, न्यूयॉर्क में कराया है, कहाँ कराया है वो आप मेंशन करोगे। उसका ISSN नंबर मेंशन करोगे, किस पेज पे है, कौन से वॉल्यूम में है, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है, कौन सा इशू है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, इंडेक्स इन
स्कॉपस इंडेक्स इन ABC, किस इंडेक्स के अंडर वो है, तो वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ओके, उसके बाद रिसर्च पेपर इन अदर रेफर्ड जर्नल। फॉर एग्जांपल आपका स्कोपस में कोई पेपर नहीं है लेकिन आपका यूजी से लिस्टेड है और रेफर्ड जर्नल में है या पीर रिव्यूड जर्नल में है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आपके पास कोई बुक पब्लिश की है या आपने चैप्टर दिए हैं बुक्स में, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आपने कोई रिव्यू किया है किसी आर्टिकल का, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स मेंशन करोगे, कब पब्लिश हुआ, टाइटल क्या था आर्टिकल का, कौन से पेज नंबर पे, किस बुक में वो पब्लिश हुआ है, कौन ऑथर थे, वो सब आपने डिटेल लिखनी है। सो यहाँ पे टोटल इम्पैक्ट फैक्टर एज पर द स्कॉपस, देन टोटल इम्पैक्ट फैक्टर एज पर द गूगल सर्च, एच इंडेक्स फैक्टर इन द स्कॉपस। जब भी आप स्कॉपस की साइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक एच इंडेक्स दिखेगा, ठीक है, और एच इंडेक्स एज पर द गूगल सर्च। तो स्कॉपस और गूगल सर्च पे जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है और जो आपका एच इंडेक्स है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आपने कोई FDP लगाई है या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है या सेमिनार या वर्कशॉप, तो वो आप यहाँ पे सारे मेंशन करोगे, ठीक है, या आपने कोई ऑर्गेनाइज कराई है तो भी वो यहाँ पे आप उसको मेंशन करोगे। देन रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ग्रांट से किया है या नॉन ग्रांट की किया है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है, मीन्स चल रहा है, अभी आप उस पर काम कर रहे हैं, तो वो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन करोगे आप। आपका रिसर्च गाइडेंस आपने कितने लोगों को प्रोवाइड कराई, कितने स्कॉलर्स को कराई है, कितने आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं PhDs, ओके, या MTech या MBA या फिर MPhil, और कितनी आपकी अंडर प्रोविज़न है, तो वो सारी आपने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, नंबर में मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 2 PhD कंप्लीट करा दिए तो आपने कंप्लीटेड के आगे और PhD के आगे 2 मेंशन करना है, ठीक है। आप उसके बाद आता है पेपर प्रेजेंटेड इन सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स। आपके कितने पेपर प्रेजेंट किए गए हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप में, वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे, नेशनल है या इंटरनेशनल है, किस डेट पे हुए हैं, किस जगह पे हुए, वेन्यू का क्या था, ओके। उसके बाद पीर रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर आपके पास कोई भी अवार्ड या ऑनर है, आपने नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड जीता या स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड जीता, सो यू कैन मेंशन हियर। उसके बाद नेम एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ 3 रेफरीज। आपको 3 रेफरेंस देनी है। द रेफरी शुड बी द लास्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द कैंडिडेट और एनी अनदर पर्सन हैविंग नो हाउ ऑफ द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के ब्लड रिलेशन में ना हो कोई, तो आपको 3 रेफरेंस देनी है। आप किसी भी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो आप किसी भी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ही या एसोसिएट प्रोफेसर की या जो भी आपको अच्छे से जानता है, आप उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेफरी 1, रेफरी 2, रेफरी 3, जिसमें आपने ईमेल लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है ताकि वो उनको कॉन्टेक्ट कर सकें, मोबाइल नंबर और फैक्स अवेलेबल है तो आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। आप अगर एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, आपकी बेसिक पे क्या है, पे स्केल क्या है, ग्रॉस कितनी है, इंक्रीमेंट कितना है, ओके, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपको अगर ज्वाइन कर लिया जाता, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप कितना टाइम लेंगे ज्वाइन करने में। यू विल टेक 1 month, 2 month, 15 days और इमीडिएट, ओके। एनी अनदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन रेलिवेंट टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर आपने कोई भी, आपको लगता है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो ऊपर कहीं भी फिल नहीं की गई है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकती हैं। उसके बाद वेदर विलिंग टू ज्वाइन एज ए टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी इफ नॉट सिलेक्टेड अगेंस्ट रेगुलर वैकेंसी। फॉर एग्जांपल आपको नहीं सिलेक्ट किया गया तो इन फ्यूचर आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की या फिर गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट निकलती हैं तो आप उस वैकेंसी पे काम करने के लिए इच्छुक है या नहीं, तो यहाँ पे आपको येस और नो में जवाब देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जिसमें आपका नेम नहीं होना चाहिए बट आपको सिर्फ अपना घर का एड्रेस देना है। उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया है वो सारे आपने यहाँ पे टिक करने हैं। आपने मैट्रिक्स के सर्टिफिकेट लगाए हैं, 12th के सर्टिफिकेट लगाए हैं, बैचलर के, मास्टर्स के, नेट का सर्टिफिकेट, MPhil अगर है, PhD का सर्टिफिकेट, तो वो सारे जितने भी आपके पास अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उन सबको आपने यहाँ पे टिक करके लिखना है।
उसके बाद आता है ये एक डिक्लेरेशन है जहाँ पे आपने अपना आई में अपना नाम, फिर डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम, और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर आपने करनी है। नेम एज साइंड इन द ब्लॉक लेटर्स, एप्लीकेशन नॉट साइंड बाय द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी रिजेक्ट। अगर साइन आपके नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। सो आई थिंक मैंने पूरा फॉर्म आपको समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो फॉर्म का, इस एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक है वो दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।